आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो थोड़ा पेचीदा है, लेकिन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से इतना जुड़ा हुआ है कि लोग हैरान रह जाएंगे। हमारे पास मैनिपुलेशन एंड डार्क साइकोलॉजी इन इंग्लिश नाम की एक किताब के कुछ अंश हैं, और ये शब्द सुनते ही मन में जो नेगेटिव तस्वीरें बनती हैं, आज हम उन्हें थोड़ा चुनौती देंगे। तो आज का मिशन साफ है, ये समझना कि मैनिपुलेशन आखिर है क्या, ये इन्फ्लुएंस और पर्सुएजन से अलग कैसे है, ये काम कैसे करता है, और सबसे जरूरी, जब कोई हमें मैनिपुलेट करने की कोशिश करे तो हम उसे पहचान कैसे सकते हैं। किताब शुरू में ही एक चेतावनी देती है कि ये जानकारी गलत इस्तेमाल के लिए नहीं, बल्कि जागरूकता और आत्मरक्षा के लिए है। चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। बिल्कुल, और ये समझना बहुत जरूरी है कि ज्ञान अपने आप में न्यूट्रल होता है, जैसे आग। हाँ, आग से खाना भी बना सकते हैं और घर भी जला सकते हैं। सही, उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है यही सब कुछ तय करता है। ये किताब मैनिपुलेशन को कोई बुरी चीज या कोई शैतानी कला नहीं कहती, बल्कि इसे इंसानी व्यवहार का एक हिस्सा मानती है जो हर जगह मौजूद है, हमारे रिश्तों से लेकर ऑफिस की पॉलिटिक्स तक। तो सबसे पहले और सबसे बड़े सवाल से ही शुरू करते हैं, मैनिपुलेशन आखिर है क्या चीज? ये शब्द सुनते ही मन में एक विलेन की तस्वीर आती है जो धागों से कठपुतलियां नचा रहा है। सही बात है, और ज्यादातर लोग इसे ऐसे ही देखते हैं, लेकिन किताब एक बहुत ही साफ और कह सकते हैं कि अकेडमिक परिभाषा देती है। मैनिपुलेशन का मतलब है किसी व्यक्ति या पार्टी द्वारा दूसरे व्यक्ति के व्यवहार या धारणा को बदलने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास, ताकि मैनिपुलेटर अपने किसी लक्ष्य को हासिल कर सके। इसमें दिलचस्प बात यह है कि यह परिभाषा नैतिक रूप से न्यूट्रल है। ये नहीं कहती कि लक्ष्य अच्छा है या बुरा, ये बस एक प्रक्रिया को समझा रही है। यहाँ पे ये वाकई दिलचस्प हो जाता है। अगर ये एक न्यूट्रल प्रक्रिया है, तो फिर आजकल जो इन्फ्लुएंसर शब्द इतना चलता है, और एक शब्द है परसुएजन, मतलब किसी को मनाना, इनमें और मैनिपुलेशन में क्या फर्क है? क्या ये सब एक ही चीज के अलग अलग नाम है? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि यहीं पर सारी बारीकियां छिपी हैं। किताब के हिसाब से जो फर्क है ना, वो नियत और पारदर्शिता में है। पारदर्शिता में मतलब कितना सच बताया जा रहा है। बिल्कुल। परसुएजन या किसी को मनाना एक खुली प्रक्रिया है। आप किसी को नए तर्क, तथ्य या जानकारी देकर मनाने की कोशिश करते हैं। जैसे एक डॉक्टर आपको बताता है कि स्मोकिंग क्यों खराब है और आपको इसे छोड़ देना चाहिए। यहाँ लक्ष्य और तरीका दोनों साफ हैं। और इन्फ्लुएंस? इन्फ्लुएंस का मतलब है प्रभाव डालने की क्षमता, जो कि मैनिपुलेशन के बिना भी हो सकती है। एक अच्छा टीचर अपने छात्रों को मेहनत करने के लिए प्रभावित कर सकता है। लेकिन किताब कहती है कि कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, खासकर जो विज्ञापनदाताओं के साथ काम करते हैं, उनका लक्ष्य असल में मैनिपुलेटिव ही होता है। मतलब वो अपने फॉलोअर्स के भरोसे का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, ये पूरी तरह बताए बिना कि उनका असली मकसद उस प्रोडक्ट को बेचना है जिससे उन्हें कमीशन मिलेगा। बिल्कुल। जब एक इन्फ्लुएंसर किसी ब्यूटी प्रोडक्ट को ऐसे प्रमोट करता है जिससे वो उसकी जिंदगी का राज है, लेकिन ये नहीं बताता कि उसे इसके लिए पैसे मिले हैं, तो वो पारदर्शिता की कमी कर रहा है। वो अपने असली लक्ष्य को छुपा रहा है, और यही चीज उसे मैनिपुलेशन की तरफ ले जाती है। अच्छा। और जहां तक परसुएशन की बात है, किताब उसे मैनिपुलेशन का ही एक औजार मानती है, लेकिन सबसे कम असरदार औजारों में से एक। सबसे कम असरदार? ये तो बड़ी अजीब बात है। हम तो सोचते हैं कि अगर किसी को अपनी बात समझा दी तो काम हो गया। लगता तो ऐसा ही है, लेकिन सोचिए, दुनिया में हर स्मोकर जानता है कि स्मोकिंग बुरी है। जानकारी की कोई कमी नहीं है। ये तो है। पर क्या सिर्फ ये जानने से वो सिगरेट छोड़ देते हैं? नहीं। किसी को ये समझाना आसान है कि स्मोकिंग बुरी है, लेकिन उन्हें सिगरेट छोड़ने के लिए मनाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए सरकार को टैक्स बढ़ाने जैसे दूसरे तरीके अपनाने पड़ते हैं। हाँ। टैक्स बढ़ाना असल में लोगों के व्यवहार को मैनिपुलेट करने का एक तरीका है, उनके बटुए पर असर डालकर। अगर किसी को सिर्फ बातों से मनाना इतना मुश्किल है, तो साफ है कि मैनिपुलेशन के लिए इससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली औजारों की जरूरत पड़ती होगी। किताब में वो कौन से बड़े औजार बताए गए हैं? किताब 3 मुख्य औजारों की बात करती है, और ये बहुत दिलचस्प हैं। पहला है पावर, यानी शक्ति। लेकिन यहाँ पावर की परिभाषा वो नहीं है जो हम आमतौर पर सोचते हैं। मतलब किसी पर कंट्रोल या अधिकार जताना? नहीं, बिल्कुल नहीं। किताब के मुताबिक इस संदर्भ में पावर का मतलब है दूसरों को उनके लक्ष्य हासिल करने में मदद करने की क्षमता। ओह, अच्छा। हाँ, अगर आपके पास ऐसे संसाधन, जानकारी या कनेक्शंस हैं जिनकी दूसरों को जरूरत है, तो आपके पास पावर है। ये पावर का एक बहुत अलग नजरिया है। दूसरा औजार है परसुएशन, जिसकी हम बात कर चुके हैं,
और तीसरा और शायद सबसे शक्तिशाली है डिसेप्शन, यानी धोखा। डिसेप्शन मतलब झूठ बोलना। झूठ बोलना, आधी अधूरी सच्चाई बताना या जरूरी जानकारी को छिपाना, ये सब इसमें शामिल है। और इन सब का आधार क्या है? मेरा मतलब ये औजार काम कैसे करते हैं? इन सब का आधार एक बहुत ही गहरे मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर टिका है। मैनिपुलेशन का असली राज दूसरों के लक्ष्यों को अपने लक्ष्य साधने के लिए इस्तेमाल करने में है। आप किसी से वो काम नहीं करवा सकते जो वो करना ही नहीं चाहता। आपको उनके किसी मौजूदा लक्ष्य या इच्छा को अपने लक्ष्य के साथ जोड़ना पड़ता है। ये तो काफी गहरा है। इसका मतलब तो ये हुआ कि हम सब दिन भर छोटे छोटे मैनिपुलेशन करते और सहते रहते हैं बिना ये जाने हुए। जैसे जब कोई बच्चा रोकर अपनी बात मनवाता है, वो भी तो यही कर रहा है। हमारे लक्ष्य मतलब उसे चुप कराना को अपने लक्ष्य खिलौना पाना के लिए इस्तेमाल कर रहा है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये हमारे व्यवहार में बहुत गहराई तक बसा हुआ है। विज्ञापन इसका सबसे बड़ा और आम उदाहरण है। कोई भी विज्ञापन आपको ये नहीं कहता कि हमारा प्रोडक्ट खरीदो ताकि हमारी कंपनी प्रॉफिट कमाए। नहीं, वो आपके किसी लक्ष्य को निशाना बनाता है। सही। जैसे कि आप सुंदर दिखना चाहते हैं, कि आप अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहते हैं। वो अपने प्रोडक्ट को आपके लक्ष्य तक पहुंचने का जरिया बनाकर पेश करते हैं और इस प्रक्रिया में वो प्रोडक्ट की सारी कमियां छुपा जाते हैं। तो ये जानकारी पर नियंत्रण यानी डिसेप्शन का एक क्लासिक उदाहरण हुआ। हाँ, बिल्कुल। इतिहास में भी इसका कोई दिलचस्प उदाहरण है क्या? इतिहास तो ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है। किताब में 666 की हेस्टिंग्स की लड़ाई का जिक्र है। विलियम द कॉन्करर ने देखा कि उसका दुश्मन राजा हेरोल्ड एक पहाड़ी पर बहुत ही मजबूत पोजीशन में है। वहां उस पर सीधा हमला करना मतलब आत्महत्या करना था। राजा हेरोल्ड का लक्ष्य था अपनी पोजीशन बनाए रखना और विलियम की सेना को थकाना। तो विलियम ने क्या किया? विलियम ने सीधे हमला करने के बजाय डिसेप्शन का इस्तेमाल किया। उसने अपनी सेना को हमला करके पीछे हटने का नाटक करने का आदेश दिया। अच्छा, एक झूठा रिट्रीट। हाँ, हेरोल्ड की सेना को लगा कि वो जीत रहे हैं और दुश्मन भाग रहा है। जीत के जोश में अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए उन्होंने अपनी सबसे बड़ी ताकत, वो पहाड़ी वाली पोजीशन, वो छोड़ दी और विलियम की सेना का पीछा करने नीचे उतर आए। जैसी वो खुली जमीन पर आए, विलियम ने पलटकर उन पर हमला कर दिया और लड़ाई जीत ली। वाह, उसने हेरोल्ड के सेना के जीत के लक्ष्य को ही उनके खिलाफ इस्तेमाल कर लिया। बिल्कुल। और ऑफिस की दुनिया, किताब कहती है कि वहां तो ये हर रोज होता है, प्रमोशन पाने की कोशिश में या बॉस को प्रेरित करने के नाम पे। हाँ, कॉर्पोरेट दुनिया तो मैनिपुलेशन का एक खेल का मैदान है, ऐसा किताब में लिखा है। जब मैनेजर अपने कर्मचारियों को मोटिवेट करते हैं तो वे असल में उनके व्यवहार को कंपनी के लक्ष्यों के हिसाब से बदलने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये भी मैनिपुलेशन का ही एक रूप है। एक मिनट, यहाँ थोड़ा रुकते हैं। ये बात थोड़ी चौंकाने वाली है। क्या इसमें नीयत का फर्क नहीं है? एक अच्छा मैनेजर तो अपनी टीम को सफल बनाना चाहता है, जो टीम के सदस्यों के फायदे में भी है। तो क्या इसे मैनिपुलेशन कहना सही है या ये सिर्फ अच्छी लीडरशिप है? किताब इस बारीक लाइन को कैसे देखती है? देखिए, किताब कहती है कि एक बहुत बड़ा ग्रे एरिया है और फर्क इस बात से पड़ता है कि मैनेजर के लक्ष्य और टीम के सदस्यों के व्यक्तिगत लक्ष्य कितने मेल खाते हैं। अगर मैनेजर टीम को ज्यादा घंटे काम करने के लिए प्रेरित कर रहा है ताकि उसे एक बड़ा बोनस मिले, जबकि टीम के सदस्य बर्नआउट हो रहे हैं, तो ये साफ तौर पे उनके लक्ष्यों का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना है। सही। ये मैनिपुलेशन है। लेकिन अगर वो उन्हें नए स्किल सीखने के लिए प्रेरित कर रहा है जिससे कंपनी और कर्मचारी दोनों का विकास हो, तो इसे कंस्ट्रक्टिव या कह सकते हैं सकारात्मक मैनिपुलेशन कहा जा सकता है। मतलब शब्द नेगेटिव लगता है पर प्रक्रिया वही है, दूसरों के व्यवहार को अपने लक्ष्य के लिए बदलना। बिल्कुल। तो अगर कोई इस जानकारी को समझना चाहे सिर्फ खुद को बचाने के लिए भी, तो इसका कोई तरीका या मेथोडोलॉजी है? क्या किताब कोई स्टेप बाय स्टेप गाइड्स देती है? हाँ, किताब एक बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप तरीका बताती है और इसका पूरा आधार जानकारी इकट्ठा करना और उसका विश्लेषण करना है। ये कोई जादू नहीं बल्कि एक बहुत ही तार्किक प्रक्रिया है। अच्छा। पहला कदम है अपने लक्ष्यों को बिल्कुल साफ साफ आईने की तरह तय करना। आप असल में चाहते क्या हैं? काम में अच्छा करना है जैसा गोल काफी नहीं है। ये तो बहुत अस्पष्ट है। हाँ, गोल होना चाहिए मुझे अगले साल इस तारीख तक इस पोजीशन पर इतनी सैलरी चाहिए। जब लक्ष्य इतना साफ होता है तभी आप अपने हर एक्शन को उस लक्ष्य के हिसाब से तोल सकते हैं। ठीक है। दूसरा कदम है उन लोगों को समझना जिनकी आपकी सफलता में भूमिका है। आपका बॉस, आपके सहकर्मी, आपकी टीम। ये लोग कौन हैं? उनके अपने लक्ष्य क्या हैं? वे किस चीज से प्रेरित होते हैं? पैसा, पहचान, पावर। उनका व्यवहार कैसा है? मतलब एक तरह से मनोवैज्ञानिक प्रोफाइलिंग करना। एक तरह से हाँ।
और तीसरा कदम है इस सारी जानकारी के आधार पर मौकों और खतरों को पहचानना। कौन सी स्थिति आपके लिए फायदेमंद हो सकती है, कौन सा सहकर्मी आपकी मदद कर सकता है और कौन सा व्यक्ति आपके रास्ते में रुकावट बन सकता है। इसी सिलसिले में किताब में ऑफिस पॉलिटिक्स का एक उदाहरण बहुत ही दिलचस्प था। किसी सहकर्मी को बिना सीधे तौर पर कहे अपने बॉस के खिलाफ करने वाला, जिसे सीड प्लांटिंग कहा गया है, वो क्या था? हाँ, सीड प्लांटिंग या बीज बोना, ये डिसेप्शन यानी जानकारी को नियंत्रित करने का एक बहुत ही सूक्ष्म और शक्तिशाली तरीका है। चलिए इसे एक कहानी की तरह समझते हैं। मान लीजिए आपका बॉस है अजय और एक दूसरी टीम की लीडर है प्रिया। अजय अक्सर प्रोडक्शन शेड्यूल बनाते समय प्रिया की शिपिंग टीम की जरूरतों को नजरअंदाज कर देता है, जिससे प्रिया की टीम को दिक्कत होती है। सही। आपका लक्ष्य है कि सीनियर मैनेजमेंट को अजय की इस कमी के बारे में पता चले, लेकिन आप सीधे शिकायत करके अजय से दुश्मनी नहीं मोल लेना चाहते, क्योंकि उससे आप सीधे निशाने पर आ जाएंगे। बिल्कुल। तो आप सीड प्लांटिंग का इस्तेमाल करते हैं। आप प्रिया के साथ कॉफी पर मिलते हैं और बातों बातों में बहुत ही सामान्य तरीके से कहते हैं, प्रिया, पता नहीं क्यों अजय ने शिपिंग डिपार्टमेंट की ज़रूरतों को फिर से नज़रअंदाज कर दिया। मुझे तो बस इस बात की चिंता है कि तुम्हारी टीम अपनी डेडलाइन कैसे पूरी करेगी। वाह, मतलब आपने शिकायत नहीं की, आपने तो बस चिंता जाहिर की। आपने खुद को एक मददगार और चिंतित सहकर्मी के तौर पे पेश किया। एग्जैक्टली। आपने सीधे तौर पर कुछ नहीं कहा, कोई आरोप नहीं लगाया। आपने सिर्फ जानकारी के प्रवाह को नियंत्रित किया। आपने प्रिया के दिमाग में एक बीज बो दिया। आपने उसे एक तथ्य दिया और उसे अपने नतीजे पर पहुंचने दिया कि अजय उसकी सफलता के रास्ते में एक बाधा है। अच्छा। अब अगली बार जब शिपिंग में कोई दिक्कत होगी तो प्रिया का दिमाग अपने आप अजय को दोष देगा, और हो सकता है कि 2-3 बार ऐसा होने के बाद वो खुद सीनियर मैनेजमेंट के पास शिकायत लेकर जाए। तो आपने एक ऐसे व्यक्ति को अपने लक्ष्य के लिए काम करने पर लगा दिया, बिना उसे ये एहसास दिलाए कि उसे इस्तेमाल किया जा रहा है। हाँ, लेकिन ये तो बहुत जोखिम भरा भी लग रहा है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि प्रिया समझ जाए कि आप उसे इस्तेमाल कर रहे हैं और बात उल्टी पड़ जाए? किताब इसके खतरों के बारे में क्या कहती है? जरूर कहती है, और ये बहुत ही जरूरी सवाल है। किताब साफ करती है कि ये बहुत एडवांस तकनीकें हैं और इनमें पकड़े जाने का खतरा हमेशा रहता है। अगर प्रिया को जरा भी शक हुआ कि आप अजय के खिलाफ उसे भड़का रहे हैं, तो आपका भरोसा हमेशा के लिए टूट जाएगा और आप एक पॉलिटिक्स करने वाले इंसान के तौर पर जाने जाएंगे। सही। इसलिए किताब बार बार इस बात पर जोर देती है कि इन तकनीकों को समझने का मुख्य कारण इनसे बचना है, ना कि इनका अंधाधुंध इस्तेमाल करना। ये बात सही है। अगर आप पहचान सकते हैं कि कोई आपके साथ सीड प्लांटिंग कर रहा है, तो आप उसके जाल में फंसने से बच सकते हैं। ये सब सुनकर एक सवाल मन में बार बार आ रहा है, नैतिकता। इसकी रेखा कहाँ है? क्या सही है और क्या गलत? ये इस पूरी चर्चा का सबसे जरूरी सवाल है, और किताब कहती है कि हर किसी को अपनी नैतिक सीमाएं खुद तय करनी पड़ती हैं। अच्छा। क्या एक छोटी सी सफेद झूठ किसी को नुकसान पहुंचाए बिना बोली जा सकती है? पावर का गलत इस्तेमाल यानी अब्यूज क्या है? ये सवाल हर किसी के लिए अलग अलग हो सकते हैं ना? किताब का सुझाव है कि अपनी नैतिक सीमाओं को पहले से ही सोच समझकर तय कर लेना चाहिए, क्योंकि दबाव के क्षणों में, जब फायदा सामने दिख रहा हो, हाँ, तो इंसान अक्सर गलत फैसले ले सकता है। लेकिन कोई तो एक सीमा होगी जो सबके लिए एक जैसी हो। हाँ, एक सीमा बिल्कुल साफ है, और वो है कानून। कानून को तोड़ना किसी भी हाल में सही नहीं है। धोखाधड़ी, ब्लैकमेल या कोई भी गैर कानूनी काम आपको लंबे समय में सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही पहुंचाएगा। जैसा किताब में लिखा है, जेल जाना किसी का लक्ष्य नहीं हो सकता। सही बात है। अपनी पेशेवर और व्यक्तिगत जिंदगी को दांव पर लगाना किसी भी फायदे के लिए सही नहीं है। तो आज की इस चर्चा से जो मुख्य बातें निकल कर आईं, वो ये हैं कि मैनिपुलेशन एक न्यूट्रल टूल है जो हर जगह मौजूद है, विज्ञापन से लेकर ऑफिस की राजनीति और हमारे रिश्तों तक। इसे समझने की असली शक्ति अपने और दूसरों के लक्ष्यों को पहचानने में है, और आखिर में जागरूकता ही सबसे बड़ी आत्मरक्षा है। ये समझना कि कोई आपको कैसे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकता है, आपको उससे बचने में मदद करता है। बिल्कुल, ये शतरंज के खेल को समझने जैसा है। आपको खुद एक धोखेबाज खिलाड़ी बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको खेल के नियम और चालें पता हैं, तो कोई आपको आसानी से चेकमेट नहीं कर सकता। और जाते जाते एक विचार सबके लिए छोड़ना चाहूंगा। ये किताब दूसरों के व्यवहार का विश्लेषण करने पर जोर देती है, लेकिन जरा सोचिए, क्या होगा जब कोई अपने खुद के उन अनजाने मैनिपुलेटिव व्यवहारों का विश्लेषण करना शुरू कर दे, जिन्हें वो शायद बचपन से इस्तेमाल कर रहा है? जैसे बच्चे का रोना या गुस्सा करना। हाँ, वो अपनी जरूरतों को पूरा करवाने का एक तरीका है। आज वयस्क होने पर
हमारे कौन से सहज व्यवहार, कौन सी आदतें अनजाने में हमारे लक्ष्यों को पूरा करने के लिए दूसरों को मैनिपुलेट कर रही हैं। अच्छा। जब हम किसी बात पर चुप हो जाते हैं या नाराजगी दिखाते हैं, तो क्या हम सच में सिर्फ अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे होते हैं या अनजाने में सामने वाले के व्यवहार को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे होते हैं? ये एक गहरा सवाल है जिस पर सोचना चाहिए।